चलो आवाज आ रही है? अभी कहाँ आ रही है? अब आ रही है? ठीक। चल बताओ भाई, होमवर्क में क्या था? अच्छा, मतलब कुल मिला के डीपीपी नहीं थी। चलो तो एक्सरसाइज 1 में आ जाओ, पार्ट फर्स्ट। हाँ, चलो तो बताओ फिर इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ई में बताओ। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ई E1 टू E6 में कुछ पूछना? नहीं पूछना, हो गए सबके? चलो वेरी गुड। E7 तक था, सॉरी, है ना? E7 तक हो गए सारे, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में E7 तक हो गए। इसके बाद आ जाओ पार्ट सेकंड में क्या था? चलो इसमें बताओ E1 E2 E3 हो गए? ठीक है, चलो हो गए ना सबके E1 E2 E3, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। 2 पार्ट फर्स्ट में आ जाओ 15 16 17। चलो तो इसमें बताओ 15 16 17 में हो गए तीनों। 16 वाले में क्या बताऊं? बताओ क्या चीज चेक करके बताऊं? 1 1 या ऑन टू? ऑन टू चेक करूं? चलो तो 16 में ऑन टू समझो कैसे होगा। ऑन टू के लिए रेंज निकालनी है। एक्स कहां से कहां तक जा रहा है? ई टू इनफाइनाइट। एक्स कहां से कहां तक जा रहा है? ई टू इनफाइनाइट। तो एल एन एक्स कहां से कहां तक जाएगा? एल एन ई टू एल एन इनफाइनाइट, मतलब 1 से इनफाइनाइट। फिर दोबारा एल एन लेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा? 0 से इनफाइनाइट। फिर दोबारा एल एन लेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो रेंज को डोमेन के बराबर आ गई, बस इतना सही करना है और क्या। ठीक है ना? हाँ। नहीं, एक बच्चा बेटा क्वेश्चन नंबर 17 तो कल क्लास में करा दिया ना। वही तो है, घर जाके पढ़ा नहीं क्या? ठीक है, ये करा दिया अपन ने कल, है ना? क्लास में कर लिया था 17। ठीक है, चलो यही था। इसके बाद फिर मैंने क्लास नोट्स में 2 सवाल दिए थे। उन दोनों पे आते हैं। दोनों में कंपोजिट डिफाइन करना था ना। नहीं, ये एक सवाल ये था अपने पास कि एफ डिफाइन कर रखा था, कितना था? 1,1,2,4 3,2 4,1 होगा, हाँ। ये था अपने पास, है ना? तो देखो एफ ऑफ एफ डिफाइन करना था हमें, तो बहुत आसान है। एफ ऑफ एफ क्या होगा? जैसे एफ में 1 की इमेज 3 है ना, तो एफ ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा? 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो ये हो जाएगा 1,2। दो बार देखना है ना, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो 1,2। फिर मान लो 2 के साथ देखना है, तो 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 2,1। यही तो देखना था, और क्या करना था? थोड़ा ज्यादा लिख दूं, बीच में एक स्टेप और लिख दूं? भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 1 3 है, यही तो है इस एलिमेंट का मतलब। इसका मतलब एफ ऑफ 2 4 है। इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ 3 2 है। और इसका मतलब एफ ऑफ 4 1 है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 1 2 है। तो अगर मैं तुमसे कहता कि एफ ऑफ 1 निकालना है, तो कैसे निकालते? एफ के अंदर एफ वन कितना है? 3, तो ये एफ थ्री कितना है? 2। ये इसका मतलब है। तो मैं कह रहा हूं कि इतना देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी में देख लो। 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 1,2। फिर 3 के लिए देखना है, तो 3 की इमेज
2 और 2 की इमेज 4, तो 3,4 और 4,3 ये आ जाएगा। है ना। अब अगर तुम्हें 4 बार देखना है तो 4 बार का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 बार देख लो। जैसे 2 बार के लिए इसमें 2 बार देखा था, 4 बार के लिए इसमें 2 बार देख लो। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 1,1, फिर 2 की इमेज 1 और 1 की 2, तो 2,2, 3,3 और 3,4,4 ये आ जाएगा बस। अब ये जो फंक्शन आया ना, ये आइडेंटिकल फंक्शन आ गया। आइडेंटिकल मतलब 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। तो हर 4 के मल्टीपल पे यही चीज आएगी। और 2020 किसका मल्टीपल है, 4 का, तो यही आंसर आएगा 2020 के। पैटर्न फॉलो होगा ना, हर 4 पे यही आएगा, 4 के लिए ये, 8 के लिए, क्योंकि इसमें इमेज देखो 1 की 1, 1 की 1, तो 1,1 ही आएगा अगर 8 बार देखोगे तो 4 के मल्टीपल पे यही आएगा हमेशा। तो 4 के मल्टीपल पे आएगा, तो 2020 का आंसर भी यही है। अगर 2022 का आंसर पूछता तो ये आ जाता। तो 2020 का आंसर ये वाला हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में एक और जानकारी दूं, तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। ये जो क्वेश्चन है, ये किसका सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। किसका सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल। पहले क्यों बता देता। ईओटी से मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईओटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट। थॉट पे जा रहे हैं हम, है ना। तो थॉट तो है, वैसे तो ऑर्डिनरी है, लेकिन तुमने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा देना, क्योंकि तुम इतना सा भी नहीं सोच पाए कि ये क्या लिखा है, F1 बराबर 3, F2 बराबर 4। चलो ये तो पहला सवाल था। दूसरा कौन सा वाला था, अच्छा वो इवन ओड वाला जो था, हाँ 105 आ रहा है। उसमें क्या था कि Fn हमने डिफाइन किया था, क्या किया था कि n+3 है, अगर तो n क्या है, n+3 कब था, n ओड है ना। और n/2 था अगर n क्या है, इवन, है ना। अच्छा k के बारे में बता दिया था, k क्या है, ऑड। तो सबसे पहले f ऑफ k लिखेंगे, तो k ऑड है तो कितना होगा, k+3। अब अगर मान लो मुझे f ऑफ k चाहिए, तो हो जाएगा f ऑफ k+3, और k चूंकि ऑड है तो k+3 क्या होगा, ऑड +3 इवन। और इवन के लिए कौन सी डेफिनेशन लूंगा, ये वाली, तो k+3/2 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए f ऑफ k, तो f के अंदर मैं f ऑफ k डाल दूं, तो ये आ जाएगा f ऑफ k+3/2। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि k+3/2 इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। और अगर ये इवन ऑड दोनों हो सकता है, तो फिर 2 केस बनाने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये इवन है या ऑड है। k+3/2 इवन भी हो सकता है। अगर ये इवन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये ऑड है तो ऑड है तो n+3, मतलब k+3/2 +3 हो जाएगी। और ये किसके बराबर दे रखा है, 27। तो यहां से k की वैल्यू देखो कितनी होगी, कितनी, 24। नहीं कोई दिमाग, ये आ गई ना 24, तो 24 आ रही है, मुझे तो नहीं दिख रहा k 24 कहाँ आ रही है, 45 आ रही है, ठीक है ना। लेकिन k 45 लेंगे तो क्या ये ऑड आ रहा है, नहीं, इंटरसेक्शन लेंगे ना अपन,
हम k की वो वैल्यू लेंगे जिसपे ये ओड भी है, लेकिन ये तो k बराबर 45 पे क्या बन रहा है, इवन। तो ये तो गड़बड़ है, इसको छोड़ो। और अगर इस केस की बात करोगे तो ये k प्लस 3/2 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये अगर 27 है तो k कितना आ जाएगा, 105। और इस पे ये इवन आ रहा है, देखो कि अगर 105 लेंगे तो k प्लस 3/2 इवन आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब 105 इसकी वैल्यू ली। एक ही तो बात है ना, वो वही तो है, वो पॉसिबल नहीं, एक ही तो बात। ये अंदर वाली चीज इवन है ना, इवन के लिए क्या डेफिनेशन है, n/2, दिस इज n/2। हो गए, दोनों हो गए, क्लियर है सबको? जो घर बैठे हैं उनको क्लियर है? एक बार यस और नो में बोलें, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन। अच्छा, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि क्वेश्चन बनाने का अधिकार तुम्हें दे दे, यूं? मतलब क्यों बनाना चाहे? अच्छा, यूं। कभी डॉक्टर को दिखाने गए हो? पूछ रहा हूं मैं तो। अच्छा, गए हो तो क्या मतलब दिखाते हो? क्या तकलीफ होगी थी जो डॉक्टर को दिखाने गए थे? टाइफाइड हो गया था, अच्छा। तो उसको कहा होगा भाई टाइफाइड है, तो फिर उसने टाइफाइड की दवाई दे दी थी। तो साथ में उससे मलेरिया की दवाई भी लिखवाई थी क्या? नहीं लिखवाई थी। अच्छा, और पेट दर्द वगैरह की? नहीं लिखवाई थी, क्यों? लिखवा लेते, उससे कह देते कि पेट दर्द की भी दे दे, और कभी बुखार ज्यादा आ जाए तो क्या लेना है, उल्टी वगैरह की भी ले लेते। नहीं ली क्या? क्यों? ले लेनी चाहिए। ऐसे सब मुझे क्यों देख रहे हो? मैं उसके जवाब, सवाल का जवाब ही तो दे रहा हूँ। नहीं लिखवाई, क्यों? मतलब एक जवाब दो, अगर मान लो उससे पूछते तो वो क्या कहता डॉक्टर? बताना क्या कहता। नहीं देता, क्यों? हाँ, और हमारे पास इतना कॉमन सेंस है कि हम डॉक्टर से नहीं कह सकते। मैं बताता हूँ सच्चाई में क्या। क्योंकि अगर हम डॉक्टर से कह देते कि सर पेट दर्द की भी लिख दो, और बुखार आने की भी लिख दो, उल्टी की भी लिख दो, तो डॉक्टर कहता बेटा तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुझे पागल हो गया है उसकी दवाई की जरूरत है ना, वो ये कहता डॉक्टर। और वो तो कहता है क्योंकि जो स्वस्थ और नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, वो जो प्रॉब्लम होती है उसी की दवा लेता है। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे सब, है ना? हाँ, तो अपन आगे बढ़े फिर, समझ गया। मतलब सच्चाई में भी यही है ना, मतलब अब वो क्वेश्चन दे दिया, अब उसमें गिरा इसमें फंक्शन हो जाए तो ये हो जाए तो, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब किसी में कुछ भी कर ले हम बैठ के, जो सवाल था उसमें उसका जो यूज था वो उसके बाद हो गया। अब उससे ये निकाल लें, क्या जरूरत है, पता नहीं है, बस मेरे मन में विचार आया। ऐसे नहीं होता है ना? हाँ,
ऐसे नहीं होता है ना। सवाल होता है वो किसी टर्म को लेके डिफाइन, अब जैसे ये सवाल है तो वो उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिफाइन हुआ है, तो उसी के हिसाब से काम चलेगा ना। वो सवाल था, वो उसी डेफिनेशन के हिसाब से था, उसी के हिसाब से काम चलेगा, है ना। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलो तो फिर आगे बढ़े। तो लिखो फिर कहां तक पहुंच गया। अच्छा, कंपोजिट अपन ने डिफाइन करना सीख लिया था, ठीक है। तो कंपोजिट के बाद अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। कंपोजिट के बाद अब अपने को पढ़ना है पीरियोडिक फंक्शन। पढ़े। चलो तो पीरियोडिक फंक्शन में आते हैं। क्या इसका मीनिंग है, जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूं y इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना। अब वैसे तो पीरियोडिक जो वर्ड है ना, वो अपनी डेफिनेशन खुद बताता है। जैसे वन वन ये जो वर्ड होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके ही बना। जैसे पीरियोडिक अपन जानते हैं ना, जैसे क्लास वगैरह में पीरियड होते ही हैं अपने, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फिर वो पीरियड क्या होता है, रिपीट होता है ना। तो वही चीज होती है पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन, है ना। अब वो रिपीटेशन कैसे देख सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका तो होता है कि वो रिपीटेशन हम कहीं ना कहीं ग्राफ से देखें। तो अगर जैसे मैं ग्राफ से देखना चाहूं तो साइन एक्स के ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूं मैं, और साइन एक्स के ग्राफ को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, -पाई है, -2 पाई है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं एक इंटरवल उठा लू 2 पाई, कौन सा इंटरवल उठा लू, ये 2 पाई इंटरवल, तो जो वैल्यू 0 से 2 पाई में आएगी, सेम वही वैल्यू 2 पाई से 4 पाई में आएगी, वही वैल्यू इधर -2 पाई में आएगी। अब वो 2 पाई इंटरवल में कोई सा भी उठाऊं, कोई कहे कि नहीं सर आप तो 0 से 2 पाई वाला मत उठाओ, आप तो -पाई से पाई वाला उठाओ। तो अगर आप -पाई से पाई में देखेंगे तो जो वैल्यू -पाई से पाई में आएगी, सेम वही पाई से 3 पाई में आएगी, सेम वही 3 पाई से 5 पाई में आएगी। तो वो इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू हमेशा क्या करेगा, सेम टू सेम रिपीट करेगा, उसे ही क्या बोला जाता है, पीरियड। तो अगर मुझे इसके पीरियड की बात की जाए तो इस फंक्शन का पीरियड होगा 2 पाई। अच्छा 2 पाई होगा तो 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ये सब भी इसके क्या होंगे, पीरियड ही होंगे। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, तो कहीं ना कहीं 4 पाई इंटरवल के बाद भी वैल्यू क्या होगी, रिपीट। 6 पाई इंटरवल के बाद भी वैल्यू क्या होगी, रिपीट। तो ये सब इसके क्या होते हैं, पीरियड। तो अब क्या है कि अगर जैसे पीरियड लिखने का सवाल आए तो फिर क्या है, सबका आंसर अलग अलग आ सकता है। तो एक टर्म डिफाइन की गई फंडामेंटल पीरियड। कौन सी टर्म डिफाइन की गई, फंडामेंटल। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है कि एक फंक्शन के कई सारे पीरियड हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे छोटा होता है उसे क्या बोला जाता है, फंडामेंटल पीरियड। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। तो जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 पाई। पीरियड तो इसके सारे होंगे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, लेकिन पीरियड में जो सबसे छोटा उसे क्या नाम दे दिया गया, फंडामेंटल पीरियड नाम दे दिया गया। तो एक तो तरीका है ये ग्राफ, जिससे हम ऑब्जर्व कर ले कि फंक्शन कितने इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। दूसरा एक तरीका क्या होता है कि अगर फंक्शन पीरियोडिक है और उसका पीरियड टी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बड़ा हो, टी के बराबर होगा। भाई अगर टी पीरियड होता है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर है, एफ एक्स के। एफ इससे भी हम पहचान सकते हैं कि टी फंक्शन का पीरियड है या नहीं। लेकिन टी हमेशा एक पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरवल की लेंथ है तो नेगेटिव तो कहां चले जाएंगे उसमें। अच्छा एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो देखो इससे भी पहचान सकते हैं। जैसे साइन की तुम्हें प्रॉपर्टी याद होगी, साइन 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है ना। साइन 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर है तो टी भी उसका क्या बन जाता है, पीरियड। तो या तो हम इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं या इस प्रॉपर्टी से, कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर है तो कहीं ना कहीं टी उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। टी उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। और ये y इक्वल्स टू साइन एक्स और y इक्वल्स टू कॉस एक्स दोनों के लिए सेम नेचर है। फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, 2 पाई। अब इसको लिखो, फिर मैं कुछ फंक्शन लिखूंगा, तुम्हें ऑब्जर्व करके बताना है कि पीरियड है, कितना है, क्या है ना। बेसिक फंक्शन ही लिखूंगा, पहले इसको तुम लिखो फिर अपने।
एक्स प्लस टी से जो टी आएगा वो फंडामेंटल पेड होगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी। फंडामेंटल तो वो है जो मिनिमम। लिख लिया? लिखो फिर, लिखो जल्दी से। मैं फंक्शन लिखूंगा और तुम्हें बताना है जैसे भी तुम ऑब्जर्व करो। मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू 10x या y इक्वल्स टू cot x। इसके लिए बताओ पाई है ना। अगर इसके परेड की बात करोगे तो सब इसके परेड है, पाई, 2 पाई, 3 पाई। और फंडामेंटल परेड की बात करोगे तो पाई आए। सबको समझ आती है बात? भाई आप चाहे तो ग्राफ से देखें, पाइन टेबल के बाद 10 का ग्राफ रिपीट होता है। उससे ना देखना चाहे तो आप उससे देखें, 10 पाई प्लस एक्स कितना होता है? 10x। 10 में भी तो होता है ना, 10 पाई प्लस एक्स भी 10x ही होता है। उससे अगर देखना चाहें, जिससे भी तुम्हें मन पड़े, 10 पाई प्लस एक्स कितना होता है? 10x। 10 2 पाई प्लस एक्स भी कितना होता है? 10x। इसलिए पाई, 2 पाई, 3 पाई सब इसके क्या हो जाएंगे? पीरियड। मिनिमम पाई है, पाई इसका फंडामेंटल पीरियड होगा, जिससे भी देखना चाहें। ठीक, चलो अगला बताओ, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सोचें, विचारें, फिर बताएं। नॉन पीरियोडिक है ना। कहाँ कैसे देख लिया तुमने इसका पीरियड 0 1 2? पता नहीं, कुछ भी बोल देते हो, बिना देख के बोलो ना। क्या तुमने इसका ग्राफ देखा? तो ग्राफ में कहाँ रिपीट हो रहा है? ये तो बढ़ता जा रहा है। कहाँ हो रहा है रिपीट, बताओ। ऐसे क्यों बोल देते हो कुछ भी, बस मुंह खोला और बोल दिया 0 1 2। कहाँ से देख लिया? क्या इसका ग्राफ रिपीट हो रहा है? क्या जो 0 से 1 में आ रहा है वही 1 से 2 में आ रहा है? कहाँ ना, यहाँ तो 1 आ रहा है, वहां 2 आ रहा है। नहीं पता लग रहा, नहीं है। क्या तुमने ऐसे देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है? क्या नहीं होता? नहीं होता ना। फिर कैसे कह दिया कि 1 पीरियड है या 0 पीरियड है या 2 पीरियड है? नहीं कह सकते। कैसे भी ऑब्जर्व करो, मैंने दोनों तरीके तुम्हें समझाए, है ना। दोनों तरीके समझाए तो नहीं हो सकता, नॉन पीरियोडिक है ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है ना। ये क्या है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। चलो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के लिए बताऊं।
है, पीरियोडिक है, ठीक है। कितना पीरियड होगा इसका फंडामेंटल पीरियड बता सकते हैं? 1, 0 to 1 थोड़ी ना बोलेंगे, 1, इसका फंडामेंटल पीरियड 1 है। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के लिए फंडामेंटल पीरियड 1 है। अब आप चाहे जिससे ऑब्जर्व करना चाहे, बताएं किससे ऑब्जर्व करना चाहते हैं। आप ग्राफ से करना चाहे ग्राफ से ऑब्जर्व कर लें, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2। ग्राफ से करना चाहे तो हमें पता है यार ऐसा ग्राफ बनता है, बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनता है। हाँ बनता है भाई, सही कह रहे हैं, बनता है ऐसा। तो ये रिपीटेड ही तो बन रहा है, जो 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, तो इसका पीरियड 1 होगा। अच्छा पीरियड 1 होगा तो 2 होगा, 3 होगा, सब इसके पीरियड होंगे। फंडामेंटल पीरियड कितना होगा? 1 होगा। कोई कहे कि नहीं सर हम ग्राफ से नहीं देखना चाहते हैं, आप तो उससे बताओ, तो ये मैं बता सकता हूँ। ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है, यस। ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है, यस, होता है ना। लेकिन क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है? ये थोड़ी ना होता है, ये थोड़ी ना होता है एक्स अपॉन हाफ, ये तो नहीं होता। ये तो 1 होगा पीरियड, हाँ 2 होगा, हाँ, हाफ थोड़ी ना होगा। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस हाफ थोड़ी ना फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो जाता है, हर कंडीशन में नहीं होता, सीधी सी बात है। तो ये होगा, ये तो नहीं होगा। दोनों चीजें सीखी ना, दोनों से आप ऑब्जर्व कर सकते, बहुत आसान तरीका मैंने तो बताया। चाहो तो ग्राफ याद है तो ग्राफ से, नहीं तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन से। चलो पांचवा में लिखता हूं, y बराबर के कांस्टेंट, y बराबर के कांस्टेंट। पीरियोडिक ही नहीं है, अच्छा ये कैसे पता लग गया एकदम से? देखा कॉपी में तो कुछ ही नहीं किया आपने, फिर कैसे पता लगा लिया बेटा? टैलेंटेड हो तुम लोग, है ना। पहले तो ये बात करो कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है। पीरियोडिक है, कांस्टेंट फंक्शन है, पीरियोडिक है बिल्कुल। y बराबर के, कोई सी भी लाइन ले लो, समझो ये y बराबर के है, कोई लाइन है y बराबर के, तो क्या ये वैल्यू अपनी रिपीट करता है? बिल्कुल रिपीट करता है, हर जगह रिपीट कर रहा है तो ये पीरियोडिक है, इसमें कोई शक नहीं है ना। और इसका जो पीरियड हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका पीरियड कितना है, तो r प्लस कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर इसका पीरियड है। लेकिन अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल पीरियड, तो फिर वो डिफाइन नहीं है। फंडामेंटल पीरियड तो फिर वो डिफाइन, समझे इसको भाई। हम ये कह रहे हैं ना कि जैसे आपसे कहे कि क्या ये 1 इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है? हाँ करेगा भाई। अगर मैं कहता कि क्या ये 1 इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, जो 0 से 1 में वही 1 से 2 में है, हाँ। मैं कहता क्या ये हाफ इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है? हाँ हाफ के बाद भी करता है। मैं कहता कि क्या ये 1/4 इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट करता है? हाँ। तो पीरियोडिक है, और कोई सा भी मैं ले लूं पॉजिटिव रियल नंबर, वो इसका पीरियड बनेगा, क्योंकि उसके बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। लेकिन अब वो छोटे से छोटा कौन सा लूं, ये तो डिफाइन ही नहीं है। तुम कहो कि सर हम तो ऐसे नहीं समझना चाहते हैं, तो ऐसे समझो, एफ एक्स अगर के है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 भी के होगा, कांस्टेंट है ना। अगर मैं कहूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ भी के होगा, होगा। अब कोई कह दे कि नहीं एफ ऑफ एक्स प्लस 0.01 भी के होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये पीरियड है, हाँ ये पीरियड है, हाँ ये पीरियड है, हाँ। लेकिन अब छोटा कितना बताऊं? छोटा कोई कहते कि 0.001 है, तो फिर छोटे की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं, फंडामेंटल पीरियड डिफाइन ही नहीं होगा। बात समझ में आती है? दोनों तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे पास। वैसे भी यहाँ पे 0 प्लस है ना, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट है। अब तो फिर ओपन का मतलब तो कुछ भी है, 0.00001 समझ ले कोई तो भी मना ही नहीं है, और पॉइंट के बाद 1001 समझ ले तो भी बुराई नहीं है ना। तो ये पीरियोडिक है, बट इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूं, x 1/x
और एक y बराबर ले लिया मैंने साइन एक्स कोसेक एक्स। ये दो चीजें हैं, दो मैंने y इक्वल्स टू एक्स इंटू वन बाई एक्स, और एक लिख दिया y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, है ना, x इंटू वन बाई एक्स साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। इन दोनों के बारे में बताना है कि भाई क्या दोनों पीरियोडिक है, दोनों नहीं है, एक है या एक नहीं है ना। ये पीरियडिक है तो पीरियड कितना है, ये विचार करना है अपनों को। दोनों ही। अब समझो तो। अच्छा पहले तो बताओ, क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं? नहीं है, है ना, क्योंकि दोनों के डोमेन कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे यार। देखो ये जो है ये लिखा हुआ है y बराबर वन, लेकिन x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये लिखा हुआ है क्या है, y बराबर वन, लेकिन x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई। x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई। अब फिर समझो, ग्राफ में बनाता हूं दोनों का, है ना। तो इसमें भी y बराबर वन वाली लाइन बनेगी, जीरो पे उसको क्या कर देंगे, नॉट डिफाइन। और इसमें भी y बराबर वन वाली लाइन बनेगी, लेकिन जीरो पे उसको नॉट डिफाइन करना पड़ेगा, पाई पे कहीं ना कहीं नॉट डिफाइन करना पड़ेगा, टू पाई पे नॉट डिफाइन करना पड़ेगा, माइनस पाई पे करना पड़ेगा, माइनस टू पाई पे करना पड़ेगा, ऐसे इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, नॉट डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, इस तरह का बनेगा आगे बोलना। अब समझो क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है ये तो नॉन पीरियोडिक है, और ये वाला जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, और इसका फंडामेंटल पीरियड भी मैं लिख सकता हूं पाई। फंडामेंटल पीरियड भी कितना लिख सकता हूँ, पाई। मतलब समझने वाली बात क्या है कि अगर रिपीटेशन हो रहा है तो हर एक चीज का रिपीटेशन हो, वो जो नॉट डिफाइन हो रहा है ना वो भी एक फिक्स इंटरवल में क्या हो, हाँ, तब जाके बात बनती। उसका कारण क्या है, उसको ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं इसमें कहूं कि भाई मैं कह रहा हूं फंडामेंटल पीरियड पाई, तो तुम ये पाई इंटरवल लो, ये पाई इंटरवल लो, सेम है। वो पाई इंटरवल तुम कोई सा भी उठा लो, जैसे मान लीजिए तुमने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में देखा, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में देखो, ग्राफ सेम नजर आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तुम कहो कि यार इसका पीरियड में मतलब वन से टू में देख रहा हूं, टू से थ्री में देख रहा हूं, तो सेम आ रहा है। लेकिन समझो वो वन फिर सब जगह सेम आना चाहिए। अगर तुम माइनस हाफ से हाफ में देखोगे, माइनस हाफ से हाफ में देखोगे और हाफ से थ्री बाई टू में देखोगे, तो चीजें अलग अलग नजर आएगी। माइनस हाफ से हाफ में जो ग्राफ है उसमें तो बीच में एक जगह खाली गोला है, लेकिन हाफ से थ्री बाई टू का जो ग्राफ है उसमें तो खाली गोला नहीं है। इसका मतलब हर चीज की सिमिलरिटी नहीं आई, इसलिए नॉन पीरियोडिक, वो पीरियोडिक जिसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई। ठीक है, ये तो अपन ने बेसिक चीज लिख ली है ना। लेकिन अब समझो हर बार हर सवाल में हम इस तरह ग्राफ बना के या बाय ऑब्जर्वेशन तो नहीं दे सकते, तो हम कुछ नियम बना रहे हैं जिससे हम बड़े बड़े फंक्शनों का भी आसानी से पीरियड निकाल सके। तो ये लिखो, उसके बाद लिखेंगे प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे अपन, है ना।
है। चलो प्रॉपर्टीज में लिखो कि प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, प्रॉपर्टीज लिखा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में लिखो डोमेन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, domain of periodic function must approaches to minimum minus infinite and maximum plus infinite. Domain of periodic function must approaches to minimum minus infinite and maximum plus infinite. Domain of periodic function must approaches to minimum minus infinite and maximum plus infinite. Domain of periodic function must approaches to minimum minus infinite and maximum plus infinite. एक चीज हमने दिमाग में रखें कि पीरियोडिक फंक्शन अगर है, इसका मतलब उसकी डोमेन मिनिमम कहां पे गई होगी, माइनस इनफाइनाइट, और मैक्सिमम कहां पे गई होगी, प्लस इनफाइनाइट। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई सवाल आ गया कि y बराबर cos रूट x, और मुझे बताना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं, तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बिना सोल्व करे लिखूंगा कि ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है। ये क्या है, नॉन पीरियोडिक। क्यों नॉन पीरियोडिक है? क्योंकि इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो नॉट अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट पे नहीं कर रही, इसकी डोमेन माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं कर रही, और अगर माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं कर रही तो मैं कह दूंगा ये पीरियोडिक नहीं है। क्योंकि अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो डोमेन मिनिमम माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच करनी चाहिए और मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच करनी चाहिए, है ना। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखें always increasing and always decreasing function, always increasing and always decreasing function are non-periodic. Always increasing and always decreasing function are non-periodic. Always increasing और always decreasing जो फंक्शन होते हैं ना, वो भी हमेशा नॉन पीरियोडिक होते हैं। Always increasing and always decreasing function are non periodic. समझ भी सकते हैं कि यार कोई फंक्शन अगर हमेशा बढ़ेगा या हमेशा कम होगा तो फिर रिपीट कहां से करेगा, रिपीट नहीं करेगा तो नॉन पीरियोडिक होगा। तो ये भी चीज कई बार मदद करती है। जैसे मान लीजिए सवाल ले लिया y बराबर x माइनस साइन एक्स, है ना, x माइनस साइन एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स देखोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग, तो मैं लिख दूंगा नॉन पीरियोडिक, है ना। तो अगर कोई फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। एक चीज और जो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये देखिए कि इसकी जो डोमेन है वो कितनी है, x बिलोंग्स टू r। इसकी जो डोमेन है वो क्या है, x बिलोंग्स टू r, है ना। तो एक चीज ऑब्जर्वेशन जो और हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे मैं प्रॉपर्टी 1 में लिखा कि डोमेन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन मस्ट अप्रोचेस टू मिनिमम माइनस इनफाइनाइट एंड मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट, तो मैंने कह दिया कि भाई रूट एक्स की नहीं जा रही थी, इसका मतलब वो पीरियोडिक नहीं है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर किसी फंक्शन की डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रही है तो वो पीरियोडिक होगा, है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी हम लिखाते हैं और कुछ प्रॉपर्टी टैलेंटेड बच्चे खुद बना लेते हैं, है ना। जैसे कुछ टैलेंटेड बच्चे सवाल बनाते रहते हैं, तो ऐसे ही कुछ टैलेंटेड बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर्टी भी खुद से बना लेते हैं। तो हमें खुद से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखनी है ना, खुद से कुछ भी नहीं बनाए। तो मैंने ये लिखा है कि डोमेन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन मस्ट अप्रोचेस टू मिनिमम माइनस इनफाइनाइट एंड मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की डोमेन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पे जा रही है तो फिर वो क्या हो गया, पीरियोडिक। नहीं जा रही है तो फिर हम कंफर्म कह देंगे कि वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ठीक। तो ये मैंने इसलिए इस पे ध्यान दिया कि डोमेन तो आ रही है यार, लेकिन फंक्शन क्या है, नॉन पीरियोडिक है, ठीक।
तो दो ये तरीके हैं जिनसे हम फटाफट किसी फंक्शन के पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक होने को बता सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं, एक और कुछ जानकारी लिखते हैं। बोलूं? थर्ड में लिखो, इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, then one of the period of one of the period of one of the period of k into f of x plus b plus c is t upon mod a, is t upon mod a. If period of fx is t, then one of the period of k into f of ax plus b plus c is t upon mod a, is t upon mod a. क्या ये प्रॉपर्टी कहती है वो समझो। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर fx का पीरियड t है तो इस टाइप का कुछ भी हो उसका वन ऑफ द पीरियड t अपॉन mod a होगा। मतलब आप ये समझे कि देखो अगर x में आपने कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो फर्क पड़ेगा, अगर x में कुछ प्लस माइनस किया फर्क नहीं पड़ेगा, fx में कुछ प्रोडक्ट डिवाइड किया फर्क नहीं पड़ेगा, fx में कुछ प्लस माइनस किया फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। क्या क्या? कि x में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड किया फर्क पड़ रहा है, x में कुछ प्लस माइनस किया फर्क नहीं पड़ रहा है, fx में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड किया फर्क नहीं पड़ रहा है, fx में कुछ प्लस माइनस किया फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप x या fx में कांस्टेंट प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवाइड करते हैं तो फर्क सिर्फ किस चीज का मिलेगा? जो x पे पड़ेगा, बाकियों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लिया इसको? एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ फंक्शंस का पीरियड निकाल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए भाई मैंने निकाल लिया y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3, है ना, y इक्वल्स टू कोसेक 1 माइनस 3x, है ना, या मान लीजिए मैंने ले लिया y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट 2x प्लस 3/2, है ना, या फिर मैंने ले लिया भाई y इक्वल्स टू 3 tan पाई x प्लस 4, मान लीजिए ये मेरे पास लिखा हुआ है। तो मैं बता सकता हूं कि इसका वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? 2π/2 इक्वल्स टू पाई। इसका वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? 2π अपॉन माइनस, तो माइनस में नहीं रखते तो कितना होगा? 2π/3। बाकी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? 1/2। केवल इसी का फर्क पड़ने वाला है, बाकी किसी का तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसका वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? π/π कितना होगा? क्या इस 3 का फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या इस 4 का फर्क पड़ेगा? नहीं। लिख लिया? अगला बोलूं? चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखें।
प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी देन वन ऑफ द पीरियड ऑफ जी ऑफ एफ एक्स is also t. If period of gx is t, then one of the period of g of fx is also t. क्या कह रही है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कंपोजिट है और अंदर वाले का पीरियड आपको टी पता है, कंपोजिट है और अंदर वाले का पीरियड आपको टी पता है, अंदर वाले का पीरियड आपको टी पता है, तो उस कंपोजिट का भी वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? टी। उस कंपोजिट का भी वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? टी। लेकिन देखो, फिर इसका मतलब ये कतई ना निकाल लेना कि अंदर वाला अगर पीरियोडिक नहीं है तो कंपोजिट भी पीरियोडिक नहीं होगा। मैं बाद में ऐसे सवाल कराऊंगा जिसमें अंदर वाला पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अभी मैं क्या लिख रहा हूं? अभी मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं कि अगर अंदर वाले का पीरियड टी है तो फिर कंफर्म है कि उस कंपोजिट का वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? टी। इफ पीरियड ऑफ gx इज टी, देन वन ऑफ द पीरियड ऑफ g of x इज आल्सो टी। कुछ फंक्शन का पीरियड निकालते हैं जैसे इससे। हाँ, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू लिखा हुआ है sin cos x, y इक्वल्स टू लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, y इक्वल्स टू लिखा है sin फ्रैक्शनल पार्ट x, y इक्वल्स टू लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट sin x, और y इक्वल्स टू लिखा है अंडर रूट sin x। मान लीजिए ये सब लिखा हुआ है। तो अब इसका वन ऑफ द पीरियड में लिख सकता हूं 2 पाई, अंदर वाला फंक्शन क्या है? 2 पाई। इसका वन ऑफ द पीरियड में लिख सकता हूं कितना होगा? 2 पाई, क्योंकि वो लिखा है बेटा साइन एक्स का स्क्वायर, तो अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स। इसमें अंदर वाला फंक्शन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट, पीरियड 1। इसमें अंदर वाला फंक्शन क्या है? साइन एक्स, तो पीरियड 2 पाई। इसमें अंदर वाला फंक्शन क्या है? तो कंपोजिट में अगर अंदर वाले का पीरियड टी पता है तो उस कंपोजिट का भी वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? टी। उस कंपोजिट का भी वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? टी। उस कंपोजिट का भी वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? टी। यहां तक की बात क्लियर है सबको? जो घर बैठे हैं उनको क्लियर है यहां तक की बात? एक बार यस और नो में बताएं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखें, प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखें, इफ पीरियड ऑफ f1x is a by b, f2x is c by d, f3x is e by f, then one of the period of then one of the period of f1 plus minus f2 plus minus f3, f1 plus minus f2 upon f3, f1 f2 f3, इस तरह के कोई भी फंक्शन, then one of the period of is equal to LCM of a by b, c by d, e by f बराबर LCM of ACE upon SCF of D BDF।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपको कुछ फंक्शन का पीरियड पता है, कुछ फंक्शन में, साधारण भाषा में बोल रहा हूं इसको, कि आपको कुछ फंक्शन का पीरियड पता है, तो उन फंक्शन के प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन से जो भी फंक्शन बनेगा, उनके प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन से जो भी फंक्शन बनेगा, उसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा? इन सब के पीरियड का एलसीएम। उसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा? इन सब के पीरियड का एलसीएम। और उसको ऐसा लगता है कि आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता, तो उसने ऐसे लिख दिया कि भाई अगर इस तरह की टर्म का एलसीएम लेना हो तो उसका मतलब होता है ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। इस तरह की टर्म का एलसीएम लेना हो तो उसका मतलब होता है ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। ऐसा उसको लगता है। तुम्हें तो आता होगा एलसीएम लेना, आता है? कितने जनों को लगता है कि उन्हें एलसीएम लेना आता है? चलो, और वाह, सबने हाथ खड़े कर दिए, कमाल है। अच्छा, घर बैठे कितने लोगों को लगता है कि उन्हें एलसीएम लेना आता है? अच्छा। अच्छा, यहाँ भी बहुत सारों को लगता है कि उन्हें एलसीएम लेना आता है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ। जब मैंने 01 PA में ये चीज पूछी थी, तो पूरी क्लास में एक ऑफलाइन बच्चे ने हाथ खड़ा किया था कि मुझे एलसीएम लेना आता है, और दो ऑनलाइन बच्चों ने ये कहा था कि उन्हें एलसीएम लेना आता है। हालांकि जब सवाल खत्म हो गए तो उन्होंने भी ये बोल दिया कि सर हमें एलसीएम लेना नहीं आता है। फिर जब मैंने अभी 02 PA1 में कल ये पढ़ाया था, तब मैंने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी, पूरी क्लास ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमें लेना आता है। मतलब पूरी ने नहीं, सॉरी, मतलब उस क्लास में 70% ने ये कह दिया कि हमें एलसीएम लेना आता है, और ऑनलाइन वालों में तो सबने बोल दिया कि आता है। फिर जब सवाल हुए तो उसके बाद उनको भी लगा कि यार नहीं आता है। मैं तो ऐसे इंफॉर्मेशन के तौर पे तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम्हारी तो पूरी क्लास ने ही कह दिया कि उसे एल्सियम लेना आता है ना। चलो तो फिर देखते हैं, है ना, तुम्हारी तो पूरी क्लास ने ही कह दिया कि उसे एल्सियम लेना आता है। चलो तो फिर सवाल लिखते हैं। तो वही मैं कुछ फंक्शन लिखता हूँ जिनके हमें क्या निकालने हैं, है ना, तो मैं लिखता हूँ फिर सवाल। तो जैसे पहला मैंने लिखा y=2 sin 2x प्लस कॉस एक्स। दूसरा मैंने लिखा y=2 cos x इंटू cos 3x। तीसरा मैंने लिखा y=2 sin 6x प्लस sin 3x अपॉन cos 6x माइनस cos 3x। चौथा मैंने लिखा y=2 sin 2x/5 प्लस cos 3x/7 माइनस tan 2x/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 3x/π+4, है ना। और एक लास्ट 5 लिख लेते हैं, y=2 sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, है ना। चलो, एक बच्चा लिख रहा है कि सर मैंने तो मना किया था। चलो ठीक है, अब हम समझते हैं तो क्या है। तो देखो, जैसे इसमें मुझे करना है, तो इसमें पीरियड क्या होगा? एलसीएम ऑफ किस किस का? इसका कितना होगा? पाई,
यही तो होगा, तो इसका तो पाई एंड 2 पाई, तो पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 पाई। पाई और 2 पाई का तो 2 पाई होता है, इसमें क्या दिक्कत? नहीं होता? होता है, हाँ हाँ। अब जैसे इसमें करना है तो ये क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई/3, इसमें कितना होगा बताओ? 2 पाई और 2 पाई/3 का एलसीएम। यार तुम तो बड़ी जल्दी एक गलत सलत बताने लग गए। तुम लोगों ने जोश से भी तो ज्यादा हाथ खड़ा किया था। बोलो। 2 पाई। 2 पाई और 2 पाई/3 का एलसीएम कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई तो होगा। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ, ये तो कितना है इसका? 2 पाई/6, 2 पाई/3, 2 पाई/6 एंड 2 पाई/3, कितना होगा? कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कमाल है यार। पहले डिसाइड कर लो क्या रखना है। 2 पाई/3, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई/3। ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 पाई/3। अब इसमें लेना है तो इसमें क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ, इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई/2/5, इसका 2 पाई/3/7, इसका पाई/2/3, और इसका कितना हो जाएगा? 1/3/पाई। इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे तो इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। चलो देखना, लेके बताओ तो एलसीएम। बैठ जाओ 2 मिनट में और। चलो तो इसका एलसीएम लेके बताओ, देखना कितना बताते हैं। देखो बहुत सारे आंसर भी आने लग गए हमारे पास अलग अलग। ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं 70 पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, अलग अलग आंसर लिख रहे हैं भाई। हम्म। क्या माने फिर बताओ? 210 पाई, इसका एलसीएम आएगा 210 पाई। इसका एलसीएम कितना आएगा? 210, 210 पाई। है ना? 210 पाई एलसीएम ले लें, और इसका एलसीएम कितना आने वाला है? 210 पाई। इसमें आ जाते हैं तो ये तो सीधा सा है कि भाई क्या चाहिए हमें? एलसीएम ऑफ
2 पाई एंड 1 कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। लिख लिया। चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात लिखते हैं। अब देखो ये जो हम प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 और 5 से पीरियड निकाल रहे हैं, ये इस फंक्शन का क्या, देखो मैंने सब जगह क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है वन ऑफ द पीरियड। मैंने क्या लिखा है, वन ऑफ द पीरियड। तो स्टार बना के एक इंफॉर्मेशन लिखें, पीरियड विच कैन बी डिटरमाइंड, स्टार बना के लिखें, पीरियड विच कैन बी डिटरमाइंड, period which can be determined by use of, period which can be determined by use of property number 3, 4 and 5, by use of, period which can be determined by use of property number 3, 4 and 5 is fundamental period, is fundamental period is not necessary, is fundamental period is not necessary, period which can be determined by use of property number 3, 4 and 5 is fundamental period is not necessary, is not necessary। ये जो हम 3, 4, 5 से पीरियड निकालें, देखो 1 और 2 तो क्या चीज है, वो पीरियड निकालने के लिए, वो तो कहीं ना कहीं ये बताती है कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं। 1 और 2 तो किस चीज में हेल्प करेगी, 1 और 2 तो इस चीज में हेल्प करेगी कि ये जो फंक्शन हम डिफाइन है ये पीरियोडिक है या नहीं। 3, 4 और 5 जो है वो कहीं ना कहीं फंक्शन का पीरियड निकालने में मदद करेगी, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इनसे जो पीरियड मिलेगा वो फंडामेंटल पीरियड हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब बात ये आती है कि फंडामेंटल पीरियड कैसे निकाला जाएगा, बात क्या आती है, फंडामेंटल पीरियड कैसे निकाला जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखें, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो अब फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं, अब हम उस पे आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं, अब हम उस पे आते हैं। ठीक है, अब उस पे जाने से पहले, उस पे जाने से पहले मैं ये पूछ रहा हूं, क्या किसी को मुझसे कुछ कहना है, यहाँ जो ऑफलाइन में लोग बैठे हैं वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मतलब पूछ रहा हूं मैं तो, नहीं कहना चाहते। अच्छा, क्या ऑनलाइन में जो बैठे हैं उनमें से कोई कुछ कहना चाहता है? एक बच्चा कहना चाह रहा है हैप्पी बर्थडे सर। भाई हैप्पी बर्थडे क्यों कह रहे हो, मेरा तो जुलाई में आता है यार। हाँ, एक बच्चा है सागर, वो कुछ कहना चाहता है। हाँ सागर बोलो, क्या कहना चाहते हो, सुन लें, एक्चुअली क्या है फिर मेरे बताने के बाद। क्या कहना चाहता है, ये तो जाने क्या लिख रहा है, बहुत दिनों से ख्याल आया है। ये क्या कहना चाहते हो, मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि फिर मेरे बताने के बाद क्या बच्चे पलट जाते हैं, अरे किशोर हम तो ये कहने वाले थे, और बस आपने बोलने ही नहीं दिया। हाँ किसी भी बारे में।
अच्छा, तो किसी को कुछ नहीं कहना है, हाँ? तो फिर मैं कुछ कह लेता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सवाल लिखा है ना पांचवा, ये जो सवाल लिखा है पांचवा, इस पे एक स्टार लगा लो, और स्टार लगाने के बाद यहाँ पे लिख लो नॉट डिफाइन। यहाँ पे लिख लो नॉट डिफाइन। ये जो लिखा हुआ है ये एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये एक रैशनल और इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। और तुमने सातवीं आठवीं में जहां भी एलसीएम पढ़ा होगा वहां ये जानकारी लिखी होती है कि एलसीएम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। LCM of a rational and irrational number is not defined. LCM of a rational and irrational number is not defined. LCM of a rational and irrational number is not defined. अब ऑनलाइन वाले बच्चे ने लिख दिया सच में एलसीएम नहीं आता। है ना? तो ये लिख लें कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइन नहीं होता है ना। टेक्निकली जो वर्ड है वो यही है कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइन नहीं होता है। तो ये जो पांचवा है उसका आंसर आएगा क्या है, नॉट डिफाइन, क्योंकि 2 पाई एक इरेशनल नंबर है और 1 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यही तक है, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो जैसे मैंने कहा बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ऑफलाइन में एक बच्चा है, उसने तुरंत पीछे की तरफ घड़ी को देख लिया है ना। हाँ, पीछे की तरफ घड़ी को देख लिया। तो अब खैर ऑनलाइन वालों को तो इतनी बात समझ में शायद नहीं आएगी। तो ये बेटा पीछे मुड़ के घड़ी को क्यों देखा? हाँ, क्या कह रहे हैं? बोल, तेज बोलना। अच्छा अच्छा, देखो ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं बताऊं, देखो हाँ ये जो तुम्हारे, अरे तुम्हारे में तो हाँ देखो, तुम जब बैठते हो ना तो तुम्हारे बैठने के पीछे की तरफ घड़ी लगाई हुई है ना, लगाई हुई है। और आगे की तरफ क्या लगाया हुआ है, संकल्प। इसका मतलब तुम्हें क्या देखते रहना है, संकल्प। और हमें क्या देखते रहना है, घड़ी। अगर घड़ी तुम्हें दिखानी होती तो बोलो इसको आगे टाकते, पीछे क्यों टाका है, फिर तुम्हें घड़ी नहीं देखनी, इसीलिए तो पीछे टाका है। अगर तुम्हें घड़ी दिखानी होती तो रूम में आके नहीं टाकते, पीछे इसलिए टाका है कि तुम्हें घड़ी नहीं देखनी। तुम्हें तो इस संकल्प देखना है, और इस संकल्प में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूं। एक्चुअली ऑनलाइन वाले बच्चे शायद नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे होंगे ना, कहाँ, ये तो सिर्फ बोर्ड बोर्ड ही दिखाई देता है। हाँ, तो ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। तो उस संकल्प में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मैं अपने अंतर मन से संकल्प लेता हूं कि जिस कार्य हेतु मैं अपने स्वजनों से दूर यहाँ उपस्थित हूं उसे प्राप्त करने के लिए अपने गुरुजनों के आज्ञानुसार हर क्षण अपने कर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं अपने लक्ष्य जिसमें मेरे गुरुजनों और स्वजनों की प्रतिष्ठा एवं प्रसन्नता निहित है को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। ये संकल्प है। एक बच्चा लिख रहा है सर VIJ सर क्लास में पहले दिलवाते हैं। हाँ तो फिर, हाँ ठीक है, तो ये इसीलिए आगे और पीछे लिखा हुआ है ना। तो जो चीजें होती है वो उपयोगिता के हिसाब से ही आगे पीछे लिखवाई हुई है। और फिर एक बच्चा है, उसने भी ऑनलाइन में लिखा है
इतनी जल्दी छुट्टी। तो ये जिस बच्चे ने लिखा है, क्या इसको कोई तकलीफ नहीं है? फिर ठीक है ना? खुश हूं, फिर ठीक है। हाँ, खुश है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्चुअली क्या है कि मेन चीज है तुम्हारा चीजों को याद रखना, है ना। तो वो क्या है कि वो ज्यादा जरूरी है। सही है, बाकी टीचर एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। हाँ, तो अब जैसे मान लो बाकी एक्स्ट्रा लेते हैं, तो फिर मेरा मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं थोड़ा सा कम टाइम करूँ, है ना, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसे मदद मिले, है ना। चलो ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे, है ना। बाकी अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क में लिख लो क्या करके आना है। क्या करके आना है होमवर्क में? सेक्शन नहीं, सेक्शन नहीं लो अभी। होमवर्क में ले लो क्या, डीपीपी ले लो। है डीपीपी नंबर कौन सी है? 7, है ना। तो कल अपन डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 7। ठीक है ना। कल डीपीपी नंबर 7 डिस्कस करेंगे फिर, है ना। होमवर्क में एक डीपीपी है, और डीपीपी ले लो, डीपीपी नंबर 7, है ना। ठीक है, चलो। तो यही होमवर्क में रखेंगे, डीपीपी नंबर 7, है ना।